अब हम चैप्टर नंबर 13 के हैं जो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जो पर्यावरण है, जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ क्या होता है, अजैव न्यूनीकरणीय पदार्थ क्या होता है, पारितंत्र, पारितंत्र के घटक, पारितंत्र के प्रकार, ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता, और ये सब मैंने आपको ये जो अपघटक है, खाद्य श्रृंखला, ये सब समझा दी थी। आप इन सब छोटी छोटी परिभाषाएं, दो लाइन की तो है, ठीक है, इनको याद कर लीजिए ताकि आपके जो 2-4 नंबर है जो कंफर्म हो जाए पेपर के अंदर। ठीक है, तो इन सबको याद कर लेना परिभाषाओं को। ठीक है, 2 ही पेज तो है, देखो ज़्यादा पेज भी नहीं है, याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न उत्तर मैं आपको समझा दूं और इनको भी अच्छे से है जो याद कर लेना। तो पहला प्रश्न है, जैसे देखिए ये पोषी स्तर क्या है, ठीक है, और एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर को क्या करिए, बताइए। तो जब इस प्रकार के जब बड़े प्रश्न आते हैं ना बच्चों, तो उसको क्या कीजिए, आप पार्ट पार्ट में तोड़ लीजिए। कैसे? जैसे पहली बात पूछा कि पोषी स्तर क्या है, अच्छा ठीक है, तो पहला तो हमारा यही क्वेश्चन हो गया कि ये पूछना चाहता है कि पोषी स्तर क्या है। ठीक है, अच्छा, और फिर दूसरी बात क्या पूछ रहा है कि एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। अच्छा, ये दूसरा पार्ट हो गया क्वेश्चन का। फिर कहता है इनमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। ठीक है, इसी आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो हम कैसे करेंगे? तो देखो पोषी स्तर क्या है, तो मैंने आपको देखो एनसीईआरटी भी करवाई थी, तब उसमें एक लाइन बोला था कि आहार, उसमें एक लाइन ध्यान रखना, वापस पढ़ना, उस आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण को, आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण को पोषी स्तर कहते हैं। तो यही आप सीधा सीधा अगर यही लाइन लेंगे ना कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण को या प्रत्येक कड़ी को पोषी स्तर कहते हैं, तो भी आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान कर लेना। हालांकि इसने और क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं कि स्वपोषी पदार्थ अर्थात हरे पादप सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। हाँ, हमें पता है। इन स्वपोषियों को शाकाहारी जंतु खाते हैं, जिन्हें मांसाहारी जंतु भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से खाद्य के आहार के अनुसार विभिन्न प्राणियों की एक श्रृंखला बन जाती है और इसे ही आहार श्रृंखला कहते हैं। और आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण को क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। अब ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट कहता है कि एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। हम दे सकते हैं घास को टिड्डी खाती है, टिड्डी को गिरगिट खाता है, गिरगिट को बाज खाता है, या फिर आप कोई भी दे दीजिए। घास को दे दीजिए, घास को चूहा खाता है, चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली को है जो कुत्ता खाता है, ये वाला दे दीजिए। ठीक है, उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया दूसरा। तो अब इसमें कहते हैं इसमें विभिन्न पोषी स्तर कौन सा होगा, तो घास क्या हो जाएगा? प्रथम पोषी स्तर, ये द्वितीय पोषी स्तर, ये तृतीय पोषी स्तर, ये चतुर्थ पोषी स्तर। ठीक है, तो ये लिख देंगे, तो हो गया सवाल। उसके बाद में कहते हैं पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या, अपमार्जक का मतलब अपघटक होता है ना। ये क्या होता है? अपने आप में सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, कवक होते हैं जो क्या करते हैं, सड़े गले जो फल सब्जियां पत्तियां उनको क्या करते हैं, मृदा में वापस क्या कर जाते हैं, मिलाते हैं। या फिर क्या करते हैं कि जटिल कार्बनिक, एनसीईआरटी में क्या बात लिखी हुई थी कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को ये क्या करते हैं, सरल अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना कि पारितंत्र में अपमार्जकों का या अपघटकों का विशेष स्थान है। अपमार्जक की जगह अगर प्रश्न पेपर में अपघटक भी पूछ लेना तो अभी आपको करना है। ठीक है, पारितंत्र में जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव अपमार्जकों का कार्य करते हैं। ठीक है, ये पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के मृत शरीरों पर आक्रमण करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को है जो बच्चों सरल पदार्थों के अंदर है जो तोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार जैसे कचरा है, सब्जियां हैं, फलों के छिलके हैं, जंतुओं का मल मूत्र, सड़े गले पत्ते हैं, इन्हीं को तो ये अपघटित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि पर्यावरण में है जो पदार्थों के पुनर्चक्रण में सहायता करता है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद में ये पूछा है कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय कौन से पदार्थ होते हैं? जैसे कि कागज है, लकड़ी है, फल है, फूल है, सब्जियां, इनके सड़े गले पत्ते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु और कवक क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। लेकिन अजैव निम्नीकरणीय कौन से हो गए? जैसे प्लास्टिक है, ये क्यों है? क्योंकि सूक्ष्म जीव है जो इनका अपघटन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पूछते हैं कि 2 ऐसे तरीके सुझाइए जिसमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस रूप से प्रभावित करते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, पहले तो वो ध्यान में रखो। तो आपको आ गए सड़ी गली फल सब्जियां पत्ते हैं, ये पर्यावरण को किससे प्रभावित करते हैं? तो इनको तो है जो सूक्ष्म जीव है या अपघटक है वो क्या कर देते हैं, इनकी खाद बना देते हैं। तो ये खाद इनकी सकारात्मक होती है। ठीक है, तो इनके जो अपघटन से वातावरण में कार्बन की मात्रा भी बढ़ जाती है, तो ये वातावरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। लेकिन जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है ना बच्चों, जैसे कि कौन से, प्लास्टिक है वगैरह है, तो ये क्या कर पाते हैं, ये पर्यावरण में लंबे समय तक क्या करते हैं कि अपघटित नहीं हो पाते हैं। तो इस कारण से ये क्या करते हैं कि ये रसायन है जैसे शाकनाशी, कीटनाशी, पेस्टिसाइड्स है या प्लास्टिक है, ये जो रसायन है मिट्टी स्रोत, जल स्रोतों में मिल जाते हैं, उनको प्रदूषित करते हैं। तो ये पर्यावरण के प्रदूषित में क्या करते हैं, सहायक करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। और दूसरा जैव आवर्धन, मैंने बताया था ना आपको, एक मछली में अगर 1 यूनिट आर्सेनिक है
फिर 100 यूनिट पहुंच जाती है ना, बड़ी मछली के अंदर। तो ये जो है जैव आवर्धन का प्रभाव दिखाते हैं और मनुष्य या अन्य सजीवों की मृत्यु या बीमारी का कारण बनते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में देखो ओजोन क्या है, मैंने बताया था O3, ठीक है, ये ओजोन है। ओजोन एक गैस है जो वातावरण के अंदर पृथ्वी से 16 किलोमीटर की हाइट पर होती है और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी विकिरणों को क्या करती है, रोकती है। और ये पराबैंगनी विकिरणों रोककर मानव को, ठीक है, इस पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से क्या करती है, बचाती है। ठीक है, तो ओजोन आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ के लिखो। ठीक है, आप दूसरा क्वेश्चन है कि आप कचरा निपटान की समस्या को कम करने में योगदान कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। पहला तो हम क्या करेंगे कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे। ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे। हाँ, और हम ऐसे कचरा या जैसे कि आप चाय पीते हैं तो कोशिश कीजिए कि चाय प्लास्टिक के गिलास में ना पिए। क्या करिए, आप चाय कुल्हड़ में पिए। ठीक है, या फिर चाय है जो बर्तनों में पिए, जैसे स्टील का बर्तन है वगैरह, कप में पिए, जो कि क्या हो सकता है, ये हो सकता है। और कहते हैं कि और क्या कर सकते हैं, और हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का रिसाइकिल करवा सकते हैं, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, रिसाइकिल और रीयूज कर सकते हैं। बार बार उसका उपयोग करो, ऐसा नहीं कि यूज एंड थ्रो कर दिया। ठीक है, तो ये हम करके क्या कर सकते हैं। तो और भी आप अपने मन से बहुत सारी बातें लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ठीक है, अब देखो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देखो कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नलिखित पदार्थ है, मतलब जो प्रकृति में अपघटित हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो बताओ, घास हो जाता है, हाँ। पुष्प हो जाता है, हाँ। चमड़ा, चमड़ा मतलब लेदर, मतलब त्वचा ही होती है जानवरों की, और क्या होती है, ये भी हो जाती है, हाँ हो ही जाती है, थोड़ा समय लेती है, 5-7 दिन 10 दिन ले लेगी, और क्या हो ही जाएगी। ठीक है, घास हो जाएगी, हाँ। लकड़ी हो जाएगी, हाँ। प्लास्टिक नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं होगा, यानी ये गलत है। ठीक है, ये हो जाएगा। फलों के छिलके, हाँ। केक, हाँ। नींबू का रस, हाँ। केक, लकड़ी, घास, हाँ। तो ये जो 3 है ना, ऑप्शन A, C, D, ये तो जीव निम्नलिखित पदार्थ से ही वाले ऑप्शन है, तो तीनों ऑप्शन इसमें सही होंगे, लेकिन ये प्लास्टिक की वजह से नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, देखो घास, गेहूं, आम। भाई ये तो सेट ही नहीं बैठा, क्या घास को गेहूं खाता है, क्या गेहूं को आम खाता है, नहीं, ये तो फलों सब्जियों के नाम लिख दिया आपने, गलत है। ठीक है, बकरी को गाय खाती है, नहीं, गाय तो शाकाहारी है, ये भी गलत है। ठीक है, ये देख लो, क्या घास को मछली खाती है, सुना तो नहीं। फिर मछली को बकरी खाती है, ये भी नहीं सुना। घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खा सकता है, हाँ। मानव कई मानव ऐसे होते हैं ना मांसाहारी, जो गोट का मीट खाते हैं, बकरी का मीट खाते हैं, बकरे का खाते हैं, बकरा बकरी एक ही ब्रीड हो गई। तो ये संभव है, ये आहार श्रृंखला क्या है, संभव है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार है, मतलब ऐसा व्यवहार जो इको फ्रेंडली है। तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला लेकर जाना, हाँ बिल्कुल, इससे आप क्या होंगे, बाजार से प्लास्टिक की थैली नहीं लेंगे। कार्य समाप्त होने के बाद बल्ब तथा पंखे का स्विच ऑफ कर देना, हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, इससे क्या होंगे, आप ऊर्जा का बचाएंगे। ठीक है, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, हाँ ये भी सही बात है। स्कूटर से क्या होगा, जो धुआं निकलता है वो भी पर्यावरण प्रदूषण करता है। तो ये उपयुक्त तो सभी व्यवहार है जो पर्यावरण मित्र व्यवहार है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि क्या होगा यदि हम एक पौषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। इसको ऐसे समझो, जैसे देखो एक पौषी स्तर बनाते हैं अपन सबसे पहले। ठीक है, ये घास है, ठीक है, इस घास को मान लीजिए चूहे खाते हैं चूहे को मान लीजिए बिल्लियाँ या कुत्ते खाते हैं, बिल्ली या कुत्ते खाते हैं, चूहे को खाते हैं। ठीक है, इन बिल्ली कुत्ते को शेर खाते हैं, मान लेते हैं एक बार के लिए आप क्या कीजिए, इस बिल्ली को पूरा एलिमिनेट कीजिए कि सारी बिल्लियाँ, कोई कुत्ते मर गए किसी बीमारी से, कोई ऐसा बिल्ली जैसा आता है ना बर्ड फ्लू, ऐसा कोई बिल्ली फ्लू आ गया मान लो, सारी बिल्लियाँ मर गई। अब क्या होगा कि इन चूहों को, शेर को तो छोड़ो, शेर तो वैसे ही कम है जंगलों में, बस छोड़ो एक बार। अब क्या होगा, इन चूहों को खाने वाला कोई बच्चा ही नहीं, तो चूहों की संख्या क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। बहुत सारे चूहे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कई बार हुआ है, चूहे हो जाएंगे, तो फिर ऐसे चूहे क्या करेंगे, बीमारियां फैलाएंगे। ठीक है, इसका सबसे खतरनाक उदाहरण आपको याद होगा, प्लेग, नाम तो सुना होगा ना, ये बीमारी फैलाएंगे। ठीक है, तो ये हानिकारक प्रभाव को अपने आप में दर्शाएंगे, दिखाएंगे, ये दूसरों के लिए दुखदाई बन जाएंगे, ज़्यादा चूहे, है ना, बीमारियां फैलाएंगे और क्या करेंगे। तो इसका मतलब जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब अब आपको मिल जाएगा कि क्या होगा यदि हम एक पौषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, तो क्या होगा, इससे भाई साहब पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा।
ठीक है। जब हम किसी एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देंगे तो आहार श्रृंखला ही खत्म हो जाएगी। क्यों? घास को खाने वाला चूहा है लेकिन चूहे को खाने वाला कोई नहीं बचा, तो आहार श्रृंखला ही समाप्त हो गई। इससे पारिस्थितिकी संतुलन समाप्त होगा, ठीक है। और उस पोषी स्तर के जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। जिस पोषी स्तर को हमने समाप्त कर दिया ना, तो उसके नीचे वाले जीव है उनकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा कि कोई बीमारी या नकारात्मक प्रभाव भी क्या हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है। और देखो उसको उदाहरण कैसे समझते हैं। अगर हम सारे शाकाहारी को नष्ट कर दें, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि ये घास है, ठीक है, और इस घास को कौन खाता है? बकरी। और बकरी को मान लीजिए कौन खाता है? तेंदुआ। तेंदुआ खाता है, ठीक है। तेंदुआ से अब मान लीजिए कि हमने प्रकृति से घास ही खत्म कर दी, ठीक है। बकरी क्या खाएगी? क्या खाएगी बताओ आप, ठीक है। आप अपने गाय भैंस जो भी आपने अपने घरों में रखते हो, फिर वो क्या खाएगी? घास ही खत्म कर दें तो यदि शाकाहारियों को नष्ट कर देंगे आप, तो मांसाहारी अपना भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आपने मांसाहारियों को नष्ट कर दिया, ठीक है, मांसाहारियों को नष्ट कर दिया, जैसे कि आपने बिल्ली को खत्म कर दिया, तो चूहों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये किसी बीमारी का कारण बन जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब अगर आप एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देंगे तो आहार श्रृंखला ही खत्म हो जाएगी और पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाएगा, जिससे भयंकर समस्याएं हैं जो आपके सामने आएगी। ये उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा देखो कि क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा। कि भाई जैसे एक ये पोषण स्तर है, इसका कहने का सवाल का मतलब ये है कि जैसे ये घास है, ठीक है, इस घास को बकरी खाती है, ठीक है, बकरी को मानव खाता है, ठीक है। दूसरा है कि ये घास है, ठीक है, इस घास को चूहा खाता है, चूहे को बिल्ली खाती है, ठीक है, ठीक है। अभी आप ये कह रहे हैं कि क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए इससे आप बिल्ली हटा रहे हैं, इससे आप चूहा हटा रहे हैं, तो क्या अलग अलग प्रभाव होगा? प्रभाव एक ही होगा, पारिस्थितिकी असंतुलन। प्रभाव एक ही टाइप का होगा, पारिस्थितिकी असंतुलन, ठीक है। पोषी स्तर ही खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तो अलग अलग प्रभाव नहीं होगा, एक ही प्रकार का प्रभाव दिखाई देगा, वो क्या होगा? पारिस्थितिकी असंतुलन होगा। तो क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पारिस्थितिकी तंत्र से को प्रभावित किए बिना हटाना, मतलब कि हम इस पारिस्थितिकी तंत्र से इस बिल्ली को हटा दें और चूहों पर कोई प्रभाव पड़े ही नहीं, इस पोषण स्तर पर यह प्रभाव पड़े नहीं, ऐसा संभव है? नहीं। तो पहला तो ये प्रश्न पूछा कि क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा? नहीं, सभी समान ही होगा, परिस्थिति असंतुलन पैदा होगा। और दूसरा प्रश्न ये कि क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र से को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? तो हटाना नहीं संभव है, ठीक है। पारितंत्र तो प्रभावित होगा और वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, ठीक है। उसके बाद में ये अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है, कि जैव आवर्धन क्या है, ठीक है। तो क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? तो पहले आपको मैंने बताया था ना जैव आवर्धन क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि DDT है या आर्सेनिक है। मैंने आपको बताया था कि एक मछली है, ठीक है, तालाब है, तालाब के अंदर है जो आर्सेनिक मिल गया। आर्सेनिक एक रासायनिक पदार्थ है जो शरीर में उपापचयित नहीं होता अपितु संग्रहित होता रहता है। अब एक छोटी मछली ने मान लो 1 यूनिट आर्सेनिक खा लिया, इस छोटी मछली को एक बड़ी मछली ने खा लिया, ये बड़ी मछली अपने जीवन काल में 100 छोटी मछलियों को खाती है, यानी 100 यूनिट आर्सेनिक इसके अंदर चला जाता है। इस बड़ी मछली को इससे भी बड़ी मछली ने खा लिया, ये बड़ी मछली अपने जीवन में ऐसी 10 छोटी इस तरह की 10 मछलियों को खाती है, यानी 100 × 10 यानी 1000 आर्सेनिक पॉइंट इसके पास में पहुंच गए। और फिर आगे मान लो इसको मनुष्य खाता है, तो मनुष्य के शरीर में ये पहुंच गया 1000 आर्सेनिक, क्योंकि ये उपापचयित नहीं हो रहा ना, संग्रहित हो रहा है शरीर के अंदर, ठीक है, संग्रहित हो रहा है, तो जैविक रूप से आवर्धित हो रहा है। 1 से 100, 100 से 1000 मनुष्य में चला गया, 1000 मनुष्य से 10 का 10,000, ठीक है, तो मनुष्य में फिर ये हानिकारक प्रभाव दिखाएगा अपना। यहाँ तो 1 यूनिट हानिकारक प्रभाव नहीं दिखा रहा क्योंकि कम है मात्रा, लेकिन जैसे ही मात्रा ज़्यादा होगी, जैसे कि भाई आप लक्ष्मण रेखा खाता है कोई इंसान धमकी देने के लिए कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, लक्ष्मण रेखा खाता है, तो इतना सा लक्ष्मण रेखा खाएगा, इतना सा तो नहीं मरेगा। लेकिन मान लो वो इतना 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 करते पूरी की पूरी चौक खा जाता है, फिर भी शायद ना मरे। लेकिन मान लो ऐसी 150 चौक खा लेता है, तो फिर तो मरने की संभावना हो ही जाएगी ना। तो वही बात यहाँ होती है कि 1 यूनिट आर्सेनिक तो खतरनाक नहीं होता, 100 यूनिट तो नहीं होता, लेकिन जैसे 1000 या 10,000 यूनिट पहुंच जाता है, फिर ये मनुष्य को मार देता है या कोई ना कोई बीमारी पैदा कर देता है, ठीक है। तो जैव आवर्धन क्या होता है? तो बच्चों ऐसे हानिकारक रासायनिक पदार्थ जो शरीर में उपापचयित नहीं होते और एक आहार श्रृंखला में आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, आवर्धित हो जाते हैं,
उस प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे कि अजैव निम्नलिखित पीड़कनाशी जैसे डीडीटी है या ये है, इनका उपयोग जब हम अपन फसलों के बचाव के लिए करते हैं, ये अगर एक बार किसी आहार श्रृंखला में घुस जाते हैं, क्योंकि ये खत्म तो नहीं होते ना, उपापचय तो होते ही नहीं है, ये शरीर के अंदर क्या होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, तो प्रत्येक पोषण स्तर पर उसका सांद्रता या जो मात्रा है उसकी बढ़ती जाती है। परिणाम तो एक लंबे अवधि में है, जो शीर्ष वाला जो उपभोक्ता होगा ना, जैसे मनुष्य, उसने बहुत सारी मछलियां खा ली, ठीक है, तो उसके अंदर तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये जो जैव आवर्धित हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा, यानी हानिकारक। तो क्या लिखेंगे अपन, हानिकारक अजैव निम्नलिखित रसायनों का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश होना। ये लाइन अपने को अच्छे से याद करनी है आपको कि हानिकारक अजैव निम्नलिखित रसायनों का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश होना और अपने प्रत्येक उच्चतर पोषण स्तर पर उनका अधिकाधिक सांद्रता या उसकी अधिकाधिक मात्रा बढ़ते जाना ही क्या है बच्चों, जैव आवर्धन है। इसका एग्जांपल आप डीडीटी लिख सकते हो, ठीक है, डीडीटी लिख सकते हो, आर्सेनिक लिख सकते हो, ठीक है, आर्सेनिक ये याद कर लेना, और एक आप लिख सकते हो डाइक्लोफिनेक, गिद्धों में डाइक्लोफिनेक, ठीक है, डाइक्लोफिनेक गिद्धों में, ठीक है, तो ये आर्सेनिक भी लिख सकते हो। ये डीडीटी तो पक्का याद कर लेना, आपको याद भी रह जाएगा, एक भी लिख दोगे तो भी थोड़ा बहुत काम चली जाएगा, ठीक है, तो ये याद कर लेना, ठीक है। तो क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है? हाँ, भिन्न भिन्न होता है। जैसे छोटी मछली में तो 1 यूनिट था, बड़ी मछली में 10 यूनिट हो गया, उससे बड़ी मछली में 100 यूनिट हो गया, फिर किसी को और खाया, मनुष्य ने खाया तो उसमें 1000 यूनिट हो गया। तो प्रत्येक स्तर पर क्या होता है, रसायनों की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है, तो प्रभाव भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है? हाँ, विभिन्न पोषक स्तरों में रसायनों की सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। जैसे जैसे आहार श्रृंखला की श्रेणी बढ़ती जाती है, रसायनों की सांद्रता भी अधिक होती जाती है और उसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। अब कहते हैं कि अजैव निम्नलिखित कचरा जैसे प्लास्टिक वगैरह या डीडीटी वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, पीड़कनाशी, शाकनाशी रसायन है, खराब रसायन है, उनसे कौन कौन सी समस्याएं हैं? बहुत समस्याएं होती है। एक तो ये पर्यावरण से निम्नीकरण नहीं होते, सूक्ष्म जीवों से अपघटित नहीं होते हैं, इसी कारण प्रदूषण बढ़ता है। अगर ये पानी में मिल जाए तो ये जल प्रदूषण को बढ़ाता है, पानी पीने योग्य नहीं बचता। नदी नालों में कचरे के कारण पानी का बहाव रुक जाता है, जैसे प्लास्टिक का बहाव, प्लास्टिक थैलिया को जानवरों ने खा लिया या गाय ने खा लिया तो उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मृदा कृषि योग्य नहीं रहती, भूमि उत्पादकता कम हो जाती है, मृदा प्रदूषण बढ़ता है, ठीक है, ये सब आप चीज़ें देख सकते हैं, वायु प्रदूषण बढ़ता है वगैरह, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो, निम्नीकरण मतलब जो प्रकृति में है, जो अपघटित हो सके, जैसे फलों और सब्जियों का कचरा है, छिलका है, तो क्या हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो ये तो अच्छी बात है, सरलता से अपघटित हो जाएगा, तो पर्यावरणीय समस्याएं क्या होगी, नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि क्या कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नहीं? देखो, पड़ सकता है, क्योंकि अपघटन की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से धीमी होती है। तो हो सकता है कि अगर जैसे कि मान लीजिए कि आपका घर में 10 लोग हैं या 5 लोग हैं, खाना बना तो खराब जो सब्जी थी, ठीक है, कचरा था, वो आपने एक जगह डाल दिया, ठीक है। लेकिन मान लो कि आपके घर में कोई फंक्शन होता है और 1000 लोगों का खाना बनता है, फिर वो सब्जी आप एक साथ डालते हो किसी में, तो 1-2 दिन तो यहाँ बहुत बदबू आएगी। तो अगर ये ज़्यादा होता है ना अमाउंट में, तो फिर ये हमारे पर्यावरण को दुर्गंध या विषाक्त गैसें उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, और सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बढ़ सकती है, ठीक है। अगर ये जलाशय में चला जाता है कचरा, तो ये भी है जो तकलीफ दे सकता है, लेकिन इतनी समस्या नहीं होगी। जैव निम्नीकरण पदार्थ है तो क्या होगा, पर्यावरण पर आसानी से अपघटित होने की वजह से क्या है, ज़्यादा प्लास्टिक जैसी गंभीर समस्याएं पैदा नहीं करेगा। अच्छा, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकता है, ठीक है, और इस वजह से पृथ्वी में जो कैंसर जैसे कुप्रभाव से बचा जाता है। इसके सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए, ठीक है, तो हमने इसको सीमित करने के लिए है जो 1987 के अंदर एक है संगठन बना, और उसने कहा UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का कार्यक्रम आयोजित है। उसमें कहा कि इसकी CFC जो है, ओजोन का अपघटन के लिए जो गैस है, उसको क्या करेंगे, अपन सीमित करेंगे और इसका उपयोग नहीं करेंगे। अच्छा, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में कम से कम मलाना आप याद ही कर लो। जैसे मैं समझा दूं आपको, बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी पतली हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र कहते हैं। वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां ओजोन प्रदूषित होता है उसे क्या कहते हैं, समताप मंडल है, ठीक है। अब घटकों का क्या कार्य होता है, तो पदार्थों का चक्रीकरण करना, है ना, तोड़ देते हैं पदार्थों को, ठीक है। जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है, पीड़कनाशी, DDT, शाकनाशी, तीनों करते हैं, ठीक है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा होता है, मैंने बताया था ना, ठीक है, एक दिशा होता है। जैव मंडल में CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव पर ऋणात्मक प्रभाव होगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता पर प्रभाव होगा, ठीक है। तो
ओजोन मंडल के क्षय के ज्ञात कारणों में सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में से अपघटक को पूरी तरह अलग कर दिया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि खनिजों का प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपघटक ही हैं जो जैसे पत्तियों वत्तियों को खत्म करके इनमें से है जो नष्ट करके जो खनिज है उनको मिट्टी में वापस मिला देते हैं। अपघटक खत्म तो ये खनिजों को मिट्टी में कौन मिलाएगा वापस? तो खनिज प्रवाह क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा। किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक कौन कौन से हैं? तो ये देखो, पौधे, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्मजीवी, चारों जैव है। यहाँ पौधे और मृदा, मृदा तो जैव नहीं है, अजैव है। जल और प्रकाश ये अजैव है, ये जल अजैव है। ठीक है, इस पे जैव पूछा है। तो निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? फुलवारी, पार्क, ये सब आपने बनाया है। जो मनुष्य बनाता है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु को क्या कहते हैं? अपघटक या अपमार्जक। ठीक है, अपघटक या अपमार्जक दोनों ऑप्शन है, तो फिर आप अपघटक को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना इस चीज़ का, दोनों ही ऑप्शन है तो फिर आप अपघटक को प्रायोरिटी देंगे। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उनको जैव निम्नीकरण कहते हैं, जो नहीं होते उनको अजैव निम्नीकरण कहते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो O3, 3 परमाणु होते हैं। तो जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या है? कीटनाशकों का उपयोग, उर्वरकों का उपयोग, उपयोग सभी है। तो ऊर्जा के प्रवाह की वैकल्पिक परिपथ किस में पाया जाता है? तो खाद्य जाल के अंदर पाया जाता है। अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर होती है? तो सबसे नीचे वाले यानी उत्पादक स्तर पर। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की, अजैव निम्नीकरणीय बोल दो या जैव अनिम्नीकरणीय बोल दो, एक ही बात है। कहीं ना कहीं तो अ लगाना, यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो। पदार्थों की मात्रा एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में बढ़ती है ना। मछली के अंदर एक, छोटी बड़ी मछली में 100 वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है, उसे बोलते हैं जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। तो वायुमंडलीय ओजोन किससे रक्षा करता है? तो सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करता है। किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर किससे निर्मित होता है? उत्पादक से होता है। तो ये देखो, ये संभावित में कड़ी में एक क्या हो सकता है? तो पौधे को कीट खा रहा है, कीट को मेंढक खा रहा है। ठीक है, तो मेंढक को सांप खाता है और सांप को गिद्ध खाता है। तो ये सही बढ़िया एग्जाम्पल सेट बैठेगा। ठीक है, तालाब के पारितंत्र में कौन सा जीव एक से अधिक पोषक स्तर का संग्रहण करता है? मछली कर सकती है। खाद्य उत्पादन के समय सर्वाधिक ऊर्जा संचित उत्पादक के पास होती है, नीचे वाले के पास होती है। खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ प्रकाश संश्लेषण से होता है ना। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण करके फिर तो आगे चलेगी। ठीक है, प्रत्येक पोषक स्तर से जीव द्वारा कितना ऊर्जा को कितना प्रतिशत आगे जाता है? तो 10% ही आगे जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजी कड़ी कौन से होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ओजोन क्षेत्र का परिणाम क्या? पराबैंगनी विकिरणों का धरती पर आना। ठीक है, अपघटक क्या होते हैं? परपोषी, खुद खाना थोड़ी ना बनाते हैं, खुद बना तो सिर्फ स्वयं पोषित तो सिर्फ कौन होते हैं? पादप होते हैं या नील हरित शैवाल होते हैं। जलाशय में अगर हरे पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो मछलियां जीवित नहीं रहेगी, कोई भी जीवित नहीं रहेगा। एक पोषण स्तर को खत्म कर दो, सभी श्रृंखला पूरी पूरी तबाह हो जाएगी। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है। ये आपके पेपर में आया भी है। तो ये हो गया पूरा चैप्टर। आज इस पूरे चैप्टर को याद करना है। सिलेबस कब करोगे आप? अभी बहुत सारा चैप्टर और बाकी है, बहुत सारे टॉपिक, बड़े बड़े टॉपिक बाकी है। तो इस चैप्टर को पूरा, ठीक है, पूरे वीडियोज देख के पूरे क्वेश्चन एंड आंसर पूरा आज का आज याद होना चाहिए, पूरा का पूरा। ठीक है, अभी छुट्टियां चल रही है, पूरा का पूरा याद होना चाहिए चैप्टर।